Okay, recording started. आप लोगों को जब मेरा स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। पंचभूता स्क्रीन दिखा? Yes. ओके गुड। एक को दिख रहा है मतलब सबको दिख रहा है। और मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ तो ये भी बताइएगा कि ये भी आपको दिख रहा है कि नहीं। रंजना जी, दीप्ति जी, दिख रहा है? No. अच्छा, यहाँ तो शेयर हो रहा है। आपको स्क्रीन भी नहीं दिख रहा रंजना, या फिर I can see the screen. I can't see what you're writing. ओके। दीप्ति जी? Same. I can see the screen, but आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। Okay, just a second then. Let me Now share I one. can see Ranjana ji, Deepti, you have written. हाँ, correct. Oh, okay. ठीक है. I think Because it's the slide was some other slide. What we were हाँ seeing हाँ was a plain slide. हाँ, नहीं, I understand what is happening. वो sharing में I think I have to choose the full thing. ना, जीतू जी नमस्कारम, कैसे हैं आप? जीतू जी, आपको आवाज आ रही है? जीतू जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। जीतू जी हमारे पहले के छात्र हैं जो प्राकृतिक निर्माण पहले सीख चुके हैं। इस बार दिख रहा है सब कुछ दीप्ति जी, रंजना जी? हाँ जी दिख रहा है। अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है ना? जीतू हाँ। जी मैंने अभी लिखा। ओके गुड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मुझे शायद आप लोगों ने मुझसे पहले सुनी होगी। तो प्राकृतिक निर्माण जो है ये मेरे पास कहाँ से आया? तो मैं लगभग 5-6 वर्षों से जंगलों नदियों के साथ काम कर रहा हूँ। उससे हाँ, लगभग उतना समय हो गया होगा। तो जंगलों नदियों के साथ काम करते करते और साथ में काम करने का मतलब हम जंगल बनाते हैं, नदियां रिस्टोर करते हैं, तालाब बनाते हैं, तालाब साफ करते हैं, रिस्टोर करते हैं, और ऐसे कई सारे काम कर रहे थे उस समय। तो ये करते करते मुझे लगा कि इतने बढ़िया बढ़िया जंगल हम बना रहे हैं और पानी का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ढेर सारे जो वन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए भी बहुत अच्छा हैबिटेट क्रिएट हो रहा है, बहुत अच्छी रहने की जगह क्रिएट हो रही है। लेकिन इन सब के आसपास यदि कोई सीमेंट का घर बना ले, जिसको हम जहर के डब्बे बोलते हैं, तो यदि कोई जहर का डब्बा बना ले तो वो जो भी जगह है, जंगल है, चाहे तालाब है, नदी है, तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको हार्म करेगा, क्योंकि वो केमिकल है। तो जब
सुंदर सा जंगल बना हुआ है और उसके बीच में कहीं पे किसी ने घर बना लिया और वो घर जो है प्राकृतिक रूप से नहीं बना, तो गड़बड़ हो सकती है। तो जैसे ही मुझे ये ध्यान में आया, तो फिर पता करना चालू किया कि ऐसे कोई गुरुजी हैं क्या जो नेचुरल तरीके से बिल्डिंग्स को कैसे बनाना है, घर को कैसे बनाना है, वो सिखाते हैं। और तब मुझे अलग अलग नैनीताल में, तमिलनाडु में, लद्दाख में अलग अलग गुरुजी लोग मिले और उनसे संपर्क करके फिर धीरे धीरे करके सीखना चालू किया। और इसके कारण प्राकृतिक निर्माण का जो काम है ये भी मेरे काम में जुड़ गया। इसके पहले जंगल, नदी, तालाब का पहले से चल रहा था, तो अब हो गया कि पूरा एक सिस्टम है, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, घर भी है, बिल्ली कुत्ते भी हैं, गाय बकरी भी है। ये पता नहीं बिल्ली बिल्ली जैसा लग रहा है कि नहीं, बट दिस इज अ बिल्ली, नाउ दिस इज अ कुत्ता, बट ठीक है। तो एक ऐसी जगह बनी जहाँ पे पानी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और मनुष्य भी रह सकता है आराम से। तो इस तरह से प्राकृतिक निर्माण चालू हुआ। अब हम देखते हैं कि अलग अलग दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले और इसमें से आपको कुछ भी लगे कम ज्यादा, आप, क्योंकि कक्षा आपके लिए है, तो जिसको जो भी प्रश्न आए बिल्कुल आराम से आप कभी भी पूछिए। कोई बंधन नहीं है कि आपको बचा के रखना है या बाद में पूछना है, ऐसा कुछ नहीं है। जीतू जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही कंप्लीट। जय श्री राम। जीतू जी कैसे हैं आप? जयराम जी बस बढ़िया। शुरू में आपसे मैंने बात करने की प्रयास किया, लेकिन तब शायद आपका माइक चालू नहीं हुआ था। हाँ हाँ, वो फर्स्ट टाइम जब आपने बात किया तब मेरा अनम्यूट था। अभी मैंने म्यूट ओ अनम्यूट कर दिया है, तो बात हो हाँ सकता है। ठीक है। तो जीतू जी भी हमारे पंचभूत परिवार से काफी, अब तो 1 साल 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है ना जीतू जी, जब से हाँ जुड़े हाँ, हुए? 2 साल जैसा हो गया है। 2 साल, ठीक है। तो हम अभी कक्षा का एक शुरुआती पार्ट लेते हैं, फिर जैसे ही हम ये जो तीनों दिनों में क्या होने वाला है ये देखते हैं, इसके बाद हम जो जो हमारी कक्षा में आज लोग हैं सबसे थोड़ी सी बात करेंगे 5 मिनट के लिए। तो रंजना जी, दीप्ति जी, जीतू जी, तीनों से। तो अभी एक जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो पहले दिन में हम पर्यावरण और प्राकृतिक जो संसाधन है, क्या क्या हमारे पास हो सकता है, क्या क्या अवेलेबल होता है, क्या क्या मिल सकता है अलग अलग जगहों पे, वो देखेंगे। किसका क्या फायदा होता है, कौन सी चीज का क्या फर्क पड़ता है। अधिकतर लोग ह्यूमंस के हिसाब से देखते हैं, हम जनरली ह्यूमंस प्लस अदर लाइफ फॉर्म्स उनको भी कंसिडर करेंगे कि भाई सिर्फ मेरे लिए ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। आजू बाजू पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितना भी है हम उनको भी साथ में लेके चीजें बनाएं या चीजें करें, तो उनको भी कम से कम नुकसान पहुंचे, उनको कम से कम हानि पहुंचे, ऐसा ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे और मिट्टी के परीक्षण के तरीके भी देखेंगे और अलग अलग तरह की टेक्निक्स जो होती है नेचुरल बिल्डिंग की वो देखेंगे। प्राकृतिक निर्माण की वो अगले दिन भी है, दूसरे दिन भी है नेचुरल बिल्डिंग टेक्निक्स। फिर नींव कैसे डालनी है, फाउंडेशन के बारे में। फिर स्ट्रक्चरल किस तरह की चीजें हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आर्किटेक्ट का भी काम पड़ता है, सिविल इंजीनियर का भी काम पड़ता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी काम पड़ता है। तो जैसे जैसे जिनका काम पड़ता है हम उनकी सहायता लेते हैं, वी टेक हेल्प फ्रॉम देम। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, ऐसा जरूर करना चाहिए भी नहीं, बिकॉज हर एक की पढ़ाई अलग अलग होती है, हर एक की जो उनकी बुद्धि है अलग अलग तरह से उपयोग में आती है।
तो स्ट्रक्चरल है जिसमें हम वॉल्स के बारे में, दीवारों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम छत के बारे में समझेंगे कि छत कैसे बनेगी। फिर तीसरे दिन जो है प्लास्टर्स, मिट्टी के प्लास्टर्स, लाइम प्लास्टर्स, वो भी हम समझेंगे। क्या क्या टेक्निक्स है उनकी, किसमें क्या फर्क पड़ता है। फिर फ्लोरिंग और सीलिंग, तो जहाँ पे सीलिंग लिखा है उधर हम वाटर प्रूफिंग भी लिख सकते हैं साथ में, कि जहाँ जरूरत है, जिधर आवश्यकता है वहां पे हम वाटर प्रूफिंग करें, पूरे घर में नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी ये 3 दिनों का हमारा इस तरह से होगा। अभी मैं एक नया खाली पेज बनाता हूँ जिसमें हम समझेंगे कि आप लोग वो के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं रंजना जी से। रंजना जी, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आपको कहीं भी कुछ आवश्यकता पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अंग्रेजी में भी यहाँ पे लिख दूंगा। तो रंजना जी, क्या रंजना जी? I can read Hindi, that's not a problem. Yeah, I know you can read Hindi. I am just okay. ठीक है, तो we want to know what do you do, for how long have you been doing this, अभी क्या चल रहा है, और आप इस कक्षा से from these sessions what are you looking for। ठीक है, you can start। Okay, namaste everyone. What do I do? I am an architect, but I am right now practicing permaculture, and I'm also looking for projects on soil for of land restoration, where we restore the soil and regenerate the soil using soil food web methodology with a microscope. Microscope में देखकर क्या क्या microorganisms are there, not there, उसको analysis करके we regenerate the soil. I am into this natural farming and all from almost 2018 onwards. I was volunteering, and abhi I am taking this up as my career, and I'm starting my consultancy. इस कक्षा से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ? आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन. आई हैव वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 more than 10 years. So now I want to start working with natural builders. So इसके लिए I want to understand how the natural building is made. I want to collaborate with some natural builders initially and start doing it. तो उसके लिए whatever I need to know, उस चीज को समझना चाहती हूँ अंशु जी से. थैंक यू. धन्यवाद रंजना जी, बहुत बढ़िया। अभी अगला लिखते हैं। अच्छा, एक जानकारी, जब तक मैं लिख रहा हूँ दीप्ति जी का नाम, बाकी जो भी कॉल पे हैं म्यूट पे रहिए, जब आपके बोलने की बारी है तब अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि बीच में विघ्न ना आए। तो अभी दीप्ति जी से बात करते हैं। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार दीप्ति जी। मैं बेसिकली केपीओ में हूँ, यूएस हेल्थ केयर में पिछले 21 साल से। और मैं ये इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके अब बस कुछ वैसा ही करना है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जहाँ हम कुछ वापस करें। शायद जैसे अंशु जी बोल रहे थे, उन्होंने काम किया है नदियों के साथ, मिट्टी के साथ, तो मुझे वैसे ही कुछ करना है। तो मैं उस फील्ड में आगे क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैंने फिर ये क्लास ज्वाइन की। क्योंकि एक मैंने अपने रूम घर में भी दिल्ली में एक अंशु जी के हेल्प से एक रूम बनाया है घर में पूरा मिट्टी का, और उसका अपना ही एक अनुभव था, बहुत कुछ सीखने को तब भी मिला। और वही है कि मतलब प्रकृति को वापस करना है कुछ, यही मेरा रीजन है। बहुत बढ़िया। तो आप 20 साल से हेल्थ केयर में हैं, अभी भी आप हेल्थ केयर में हैं और नेचुरल चीज़ें
मेरे ख्याल से ऊपर वाला जो लिखा है रंजना जी का, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल बिल्डिंग, उसी में मैं +1 कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्ली वो सेम है। यदि और कुछ जोड़ना है तो अवश्य जोड़ सकती हैं। नहीं जी, नहीं जी, बस वही है। क्योंकि अब आपको जैसे पता चलेगा धीरे धीरे कि अब आप पंचभूत परिवार में भी आ गए, दोनों आप सभी लोग, रंजना जी, दीप्ति जी, जीतू जी। जीतू जी तो अपने साथ ऑलमोस्ट 2 साल से हैं। तो हम लोग अभी ये ट्रेनिंग के बाद क्या होगा कि महीने में एक बार इस तरह की ही, जैसे आज ट्रेनिंग हो रही है वैसे ही आधे पौन घंटे की एक कॉल शेड्यूल करते हैं महीने में एक बार। मोस्टली सेकेंड सैटरडेज को हम प्लान कर रहे हैं। अभी मेरी हेमंत जी और कल्पेश जी से भी बात होनी है उसके लिए। तो इसमें हम सिर्फ नेचुरल बिल्डिंग के अलावा भी जो भी लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जीतू जी अपना घर बना रहे हैं, या दीप्ति जी ने अपना घर में एक मंदिर के लिए कमरा बनाया, या रंजना जी एक खेत के साथ काम कर रही हैं, तो अपने अपने प्रोजेक्ट्स भी शेयर कीजिए। किसी को कोई ज़रूरत है तो बताइए, और बाकी लोग मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तो मिल सकते हैं। वो चाहे फ़ोन पे हो सकता है, क्योंकि हम सब लोग पूरे भारत भर में हैं, तो जो भी फिजिकली आ सकता है कहीं पे मदद करने के लिए, तो बहुत अच्छे से ये सब हो सकता है। अभी हमारे परिवार, पंचभूत परिवार की एक मैत्री जी हैं, जिन्होंने अपना घर अभी अभी पूरा बनाया। जब 2 वर्ष पहले उन्होंने इसी कक्षा में, इस तरह की एक कक्षा में सीखा था, उसके बाद धीरे 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 उन्होंने पूछ पूछ के, और क्योंकि वो काफी कुछ समझ भी चुकी थी, तो उन्होंने अपना पूरा घर कंप्लीट कर लिया है। और अभी बस अंदर की फिनिशिंग चल रही है। मुझे उन्होंने बताया था कि फोटोज वीडियोस भेजेंगे, तो इस तरह से जिसके भी जो काम चल रहे हैं हम वो भी समझेंगे, प्लस प्रकृति से जुड़ी हुई और चीजें, जैसे अभी हम एक तालाब पे भी काम करने वाले हैं थोड़े दिन में, तो जैसे वो काम चालू होगा या उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम धीरे धीरे फिर सीखेंगे, हम लोग सब मिलजुल के। और किसी को उसको देखने का मन हो, किसी को आने का मन हो, तो बिल्कुल जहाँ पे भी काम चल रहा है हम सब लोग पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी होंगी धीरे धीरे। तो नेचुरल बिल्डिंग के अलावा भी बहुत कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ हम लोगों को साथ में अनुभव करने मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीतू जी। तो जीतू जी आप भी अपना परिचय जल्दी से बता दीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जीतू जी बताइए। अच्छा अच्छा, मेरा नाम जीतू भाई है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और मेरा एक ऐसा पैशन है कि मेरे को एक रिसोर्ट बनाना है जो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल से बना हो। तो हम्म। उसमें अभी आपका एक सेशन था, उसमें वो मड ब्लॉक, गोक्रिट ब्लॉक वगैरह सीखने आया था। हाँ और हाँ। अभी एक उसके लिए अब 1.5 साल की मेहनत के बाद आज कॉम्प्रेस्ड एंड स्टेबिलाइज्ड अर्थ ब्लॉक कैसे बनता है वो समझ आया है। और अरे वाह, हम बना के प्रयत्न देखे आपने? हाँ, बना के देखे हैं अभी। उसका हाँ, वॉल कंस्ट्रक्शन नहीं किया है पर बनाना शुरू ब्लॉक किया है बनाना सर। चालू किया है। हाँ हाँ बढ़िया। तो आपकी जमीन भी है, मुझे तो ऐसा याद है पिछली बार हाँ हाँ आपसे जब हाँ बात हाँ हुई थी। हाँ तो हाँ, लैंड जमीन वगैरह भी, है। वही हाँ। लैंड से हमने सॉइल लेके हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ अर्थ ब्लॉक्स सैंपल्स भी बनाए हैं थोड़े। बट हाउ हम्म। इट वर्क्स, वो उसका प्रैक्टिकल हमें क्या स्ट्रेंथ मिलेगा, कैसा लगेगा, वो कुछ आइडिया नहीं है जी। तो थोड़ा करीब आगे बढ़ेंगे तो आप पूछिएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग की मेरे गुरुजी ने जो तरीके सिखाए हैं वो भी मैं बताऊंगा। हाँ कल कल बात करेंगे उसके बारे में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है। और ये जो भी चल रहा है उसकी फोटो वोटो यदि आप ग्रुप पे भेजेंगे तो अच्छा लगेगा, सबको भी हाँ देखने हाँ को हाँ, चलेगा क्या आई क्या विल काम चल डेफिनेटली। रहा हाँ हाँ, है। मैं मड भेजूंगा ब्लॉक की आपको कल। फोटो। जब मिलेंगे तो मैं मेरे जो ब्लॉग्स बने हैं ना उसको हाँ, फोटो शेयर करूंगा। अभी ऑनलाइन मेरे से शायद मेरे को देखना पड़ेगा, देख ट्राई करता हूँ मैं, नहीं हो बाद में सकता है कर तो। लीजिए आराम से। अभी ट्रेनिंग के टाइम पे छोड़ दीजिए, बाद में हाँ आराम हाँ से। हाँ हाँ, देन आई विल डेफिनेटली शेयर। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद जीतू जी। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह की जगह हैं जो मैं अभी अपनी कहानी में बता रहा था कि जंगल, तालाब, नदी, इन सब के
आसपास भी काम करने मिलता है और इनको बनाने भी मिलता है हमको बहुत जगहों पे। तो अभी आप कुछ ऐसे उदाहरण देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के घर किस तरह से बने हैं, लोग बना रहे हैं। तो अभी ये सिर्फ एक अभी शुरू में दिखाने के लिए है कि एक सुंदर सा प्यारा सा घर, मजेदार सा घर जिसमें बहुत ही हवा, मिट्टी, पानी और पूरा घर सांस ले रहा है। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया जगह हम प्राकृतिक निर्माण की सहायता से बना सकते हैं। अब मैं एक पेज खोलता हूँ, हाँ इसीलिए। तो अभी हम लिखना चालू करते हैं कि हम क्यों प्राकृतिक निर्माण करना चाहते हैं। तो रंजना जी, दीप्ति जी, जीतू जी, एक एक करके आपके मन में जो भी आता है थोड़ा बताइए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे। Why would natural building help, or why do we want to do it? It's healthy for humans and plants and animals and all life forms and for the earth. Healthy for plants, animals. Okay, तो healthy जब हम बोलते हैं तो healthy in what sense? It is toxin free and chemical free, so it doesn't harm the nature, harm our health. Right, and And ये also हाँ बोलिए। and also those who are constructing also उनके लिए भी फायदा होगा, और जो रहते हैं रहेंगे वहाँ पे उनके लिए भी it will be more yeah, it will be a toxin free, chemical free, poison free environment. हाँ, तो वर्कर्स और इनहेबिटेंट्स, जो लोग रहने वाले हैं वहाँ पे और जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। मतलब उनको भी कोई केमिकल और इसका एक्सपोजर नहीं हो रहा है। एंड जो लोग ये चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक सीमेंट वर्कर, सीमेंट फैक्ट्री में उनके लिए, आई मीन if we replace it with the natural materials, even those people are getting affected by all the chemicals and toxins. तो बेनिफिशियल मैन्युफैक्चरर के लिए भी, फिर तो उनके जो वेंडर्स या सप्लायर्स हैं उनका भी हम नाम यहाँ पे लिख ही सकते हैं। हाँ. जो भी कोई लोग जिससे हम रेत लेते हैं या ईंट लेते हैं या चूना लेते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स, वो लोग भी स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं रखते हैं, उस सब मटेरियल को हैंडल करते हैं, उनके लिए भी फायदा करेगा। और कुछ? Basically, it is a very healthy in the sense of the person who is staying there. Na, he will feel as if he is living in nature. So maximum pollution will be removed from the place where he is staying. So that is the main benefit. If we construct a mud house or something which is हाँ, free from chemicals, the person who is staying will have a definite good uh, health. His health will be, means his life might be increased by 10, lifespan might be increased by 10 years or so, as I feel. करेक्ट। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने कि जो रह रहा है, जिसको अभी यहाँ पे हमने ऊपर इनहेबिटेंट भी लिखा है, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि आप नेचर के अंदर ही रह रहे हैं, नेचर के साथ में रह रहे हैं। हाँ, और लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम प्रकृति के ज्यादा पास में जाके रहने लगेंगे ऐसे वाले यदि घर बना के रहते हैं तो। 10 साल बोल रहे हैं क्या आप? तो 10 साल लिख देते हैं हम यहाँ पे। approximately. It is not calculated or research or something like that, but I feel that since we stay there, there are less chances of getting ill. So हाँ, automatically the span of the life may increase. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। और कुछ? These houses breathe actually, so it automatically controls temperature. So हमारे बिजली का बिल और हमारा overall the feeling itself will be different inside these houses, and also will feel better in terms of temperature when we are inside the house.
हाँ, टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोल रहता है, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है ना आजकल गाड़ियों के अंदर, वो इस घर में अपने आप ही हो जाएगा। 5 to 7 degrees general temperature difference will be seen. हाँ, हमने तो 12 डिग्री भी देखा है। हो सकता है सर। 5 से चलो यहाँ 10 डिग्री लिख देते हैं, हम्म, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। यदि गर्मी में देख रहे हैं तो कम, और ठंड हम्म, के मौसम में देख रहे हैं तो वही ज्यादा भी हो सकता है। हम्म, तो मौसम के हिसाब से कम या ज्यादा रहेगा, मतलब अंदर अपन को हमेशा अच्छा लगने वाला है ऐसे घर हम्म, के अंदर। हम्म। और कुछ दीप्ति जी? तो दीप्ति जी मेरे ख्याल से भी गाड़ी वाड़ी पकड़ने वाली होंगी अपनी ऑफिस जाने के हाँ, लिए। लेकिन वो ये मतलब बेसिकली ये है कि इट विल बी इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा सबके लिए, नेचर के लिए, क्रिएचर्स के लिए, रहने वालों के लिए। बैलेंस है, इकोलॉजिकल, और एक बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें भी हैं, जैसे आप सुबह सुबह उठे और आपको चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं, झिंगुर की आवाज हाँ, आ रही है, कहीं पानी की आवाज आ रही है, तो ये सब चीजें जीवन पे वैसे ही, जैसे जीतू जी बोले ना कि जीवन अपने आप 10 साल बढ़ जाएगा ऐसा लगता है, तो ये सब चीजें जब अपने साथ हर दिन होंगी तो जीवन वैसे बढ़ने ही वाला है पक्का। कि आपको सुबह उठ के ही बिल्कुल अच्छा लगेगा, पूरे दिन भी यदि उसी जगह के आसपास होंगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो अ, इस तरह की चीजें जो फिजिकली आपको डिस्क्राइब करना शायद बहुत मुश्किल, आसान नहीं है कि अब आवाज सुन के आपको अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है को हम नाप तो सकते नहीं कि कितना अच्छा लग रहा है, बट है वो बहुत मजेदार चीज जो हमारे मन के ऊपर, तन के ऊपर, शक्ति के ऊपर, हर चीज पे प्रभाव डालती है। और और कुछ दीप्ति जी, रंजना जी, दीतू जी? There are chances that it might be much economical than what we are using एक, presently in construction. हाँ, इकोनॉमिकल अभी तक हमारे अनुभव में थोड़ा होता है, 5-10% का फर्क रहता है। बहुत फर्क अभी नहीं आता है, बट धीरे धीरे देखते हैं, जैसे जैसे ज्यादा घर बनेंगे, ज्यादा ये चीजें बनाएंगे, तब शायद मटेरियल या लेबर की कॉस्ट जब थोड़ी सस्ती होगी या बदलेगी, तब पता चलेगा। It is actually just now there are no skilled laborers available in this line, or not many people are working. But say on the same way, if we consider many people will do this job, na, then it will हाँ, be people don't know the main concept. That's why it is very costly. हाँ, तो जैसे जैसे हम काम करते हैं तो सभी जगह पे लोगों को भी सिखाते जाते हैं कि तक चलो वहाँ के लोकल लोग जो भी हैं जो काम कर रहे हैं, आप भी सीख लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेम ये वाले काम करने लगेंगे। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जब लोग बढ़ेंगे तो कॉस्ट कम होगी फिर लोग धीरे बढ़ेगा धीरे, कब? जब लोग बनाना ज्यादा शुरू करेंगे, समझो बना ये देंगे। main thing is there is no demand just now for this type of work basically what I have seen. अब अब किसी वो को भी हम ही करेंगे, क्योंकि अभी जैसे दीप्ति जी हैं अपने साथ अभी कॉल पे, दीप्ति जी का घर दिल्ली में है, द्वारका में, बिल्कुल शहर के बीच में, और वो भी एक फ्लैट में, मतलब एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग है जैसे नॉर्मल किसी भी शहर में होती है, उसके चौथे फ्लोर पे उनका फ्लैट है। तो उनको की हिम्मत देखी कि उन्होंने उस फ्लैट में अपना प्राकृतिक करने का सोचा और करवा लिया। तो जैसे उनको पता चला तो उन्होंने कराया। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, रंजना जी, दीप्ति जी, जैसे जैसे लोग सीखेंगे, हम दूसरे लोगों को बताते हैं, तो फिर उनको भी इंटरेस्ट आता है कि हम भी ट्राई करेंगे। no, that is main thing, that's awareness, as a basic अवेयरनेस awareness. बहुत जरूरी है, हाँ। तो अब ये ट्रेनिंग की मदद से भी हम वही प्रयास कर रहे हैं कि हमको फायदे हमको पता रहे, ताकि कोई और पूछता है तो फिर बताने के लिए हमको रेडी रहती है जानकारी। अभी एक और चीज है, किसी को और कुछ ध्यान में आ रहा है? नहीं तो फिर मैं जोड़ देता हूँ एक और पॉइंट।
यदि कभी कुछ चेंज करते हैं, जैसे कोई रूम चेंज करना है या कुछ तोड़ के फिर से बनाना है, तो जो मटेरियल है आपका, क्योंकि वो पहले भी मिट्टी ही था, मिट्टी पत्थर इन्हीं से बन रहा है, तो ब्रेक करने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाता है, मतलब वो किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और फिर से आप उसी को बना सकते हैं फिर से उन्हीं मटेरियल से। तो ये सब बहुत इजी है। लेकिन आप यदि दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शंस देखेंगे, जैसे सीमेंट के होते हैं, या फिर इवन आजकल लोग प्लास्टिक के घर भी बना रहे हैं, यदि आपने देखा होगा कि सिर्फ इस चक्कर में कि वो जल्दी बन जाता है। अब प्लास्टिक के घर में यदि कोई जाके रहेगा तो वो कितना नुकसान वाली चीज है। तो और यदि कभी उसको तोड़ना पड़ा या ऐसे ही फेंकना पड़ा, तो उसमें से कोई भी चीज खत्म नहीं होगी, मतलब वो नेचर को इतना नुकसान पहुंचाएगी। तो अपना जो मटेरियल है वो तो बायोडिग्रेडेबल है, या बायोडिग्रेडेबल भी नहीं बोलना चाहिए, तो बायो मिक्सेबल है कह सकते हैं, नेचर के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल जैसी कोई चीज नहीं है। बट बाकी तरह के जो मेथड्स हैं उनमें वेस्टेज यदि है, कुछ ब्रेक करके फिर से नया बनाना है, तो वो जो तोड़ के मटेरियल फेंका, वो जहां पे भी फेंकेंगे वो उस जगह को खराब कर देता है। वो मिट्टी में मिलता भी नहीं, मिक्स भी नहीं होता है, और जहाँ भी सीमेंट या कंक्रीट या प्लास्टिक कोई भी ऐसी चीज़ है, वो हजारों सालों तक वहीं के वहीं जमीन में रहती हैं और खराब करती हैं, कुछ भी फायदा नहीं करती। तो वो भी एक कंसिडरेशन है कि कोई भी चेंज करना है यदि हमको घर में या किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो भी इसमें इजी है, नेचुरल बिल्डिंग में कुछ भी बदलाव करना है तो। सबको समझा? Yes. यस यस। बहुत बढ़िया। अभी कुछ छूटा तो नहीं? कोई नहीं। और पॉइंट आ रहा हो तो बताइएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम जब खुद समझेंगे तभी औरों से बात कर पाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, हमने अभी जैसे देखा। अच्छा हाँ, ड्यूरेबिलिटी की बात हमने अभी नहीं की, काफी सारी बातें की, बट ये 100 साल 200 साल और यदि मेंटेन करते रहेंगे तो ये 500 साल 800 साल तक भी आराम से जाएगा। तो बहुत ही स्टेबल मटेरियल्स हैं पत्थर मिट्टी, और हम अपने आजू बाजू वैसे भी देखते हैं, यदि आप किसी पहाड़ी पे देखेंगे या जस्ट किसी भी जगह जहां आप जमीन के ऊपर चल रहे हैं, तो वो जमीन ऑलरेडी बहुत मजबूत है, उसके ऊपर आप 20 साल 25 साल 50 साल से चल रहे हैं, लेकिन वो वैसी की वैसी है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाती। उसका मतलब है कि उस मटेरियल से यदि हमने घर बनाया तो वो भी अच्छा चलने वाला है, क्योंकि हमको आजू बाजू दिखता है कोई भी पत्थर मिट्टी की चीजें हैं। और सांस लेने वाला तो हमने नोट कर लिया था, मजबूत भी है, क्योंकि इतने समय तक चल रहा है तो पता चल रहा है वैसे भी कि मजबूत है, तभी वो लंबे समय तक चलेगा। हाँ, वाटर प्रूफिंग के बारे में कई लोग पूछते हैं कि ये, आपने किसी को पूछते हुए सुना है कि बारिश हुई और घर बह तो नहीं जाएगा? Yeah. तो मेरे को कभी कभी किसी ने पूछा था, ऐसे ट्रेन में बस में कभी लोग मिलते हैं तो जैसे बाकी बिल्डिंग्स में वाटर प्रूफिंग होती है, वैसे ही नेचुरल बिल्डिंग्स में भी वाटर प्रूफिंग होती है, जैसे कि वो बिना केमिकल के होती है। तो बाकी जिन एरियाज में वाटर प्रूफिंग की जरूरत है वहां पे हम करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे बाथरूम एरिया है, इन उस जगह पे करेंगे, या फिर रसोई वाला जहाँ पे यदि बर्तन वर्तन धोने वाली जगह है उस जगह पे करेंगे। हर जगह पे करना जरूरी नहीं है जहाँ, क्योंकि वाटर प्रूफिंग में समय लगता है, एक्स्ट्रा मटेरियल लगता है, एक्स्ट्रा लोग लगते हैं जो उस तरह से काम समझ पाते हैं। तो लेकिन वाटर प्रूफिंग होती है, बिल्कुल आराम से होती है नेचुरल बिल्डिंग में, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सेहतमंद है हमने पहले ही लिख लिया। अच्छा हाँ, एक और चीज है लोकल, कि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जहाँ पे भी घर बनाए वहां से 50 to 100 किलोमीटर्स
50 से 100 किलोमीटर के अंदर जो भी मटेरियल मिलते हैं उन्हीं को यूज करें, उन्हीं को उपयोग करें। जगहों पे तो 50 किलोमीटर भी बहुत है। तो जो भी मिट्टी, जे दिल्ली में घर बना रहे हैं हम कोई, तो दिल्ली में तमिलनाडु की कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Your voice is breaking, Anshu. ट्रेन में रख के या ट्रल वो खर्च करेगा उसको लाने के लिए। कोई कुछ बोल रहा है? वॉइस कभी कभी चला जाता है सर। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? टूट रही है, ओ बीच से नहीं आ रहा। ओ ओके। पहले भी ऐसा हो रहा था या अभी अभी ऐसा हुआ है? अभी अभी। अभी ओके। एक मिनट रुको, मैं माइक टेस्ट करता हूँ। चलो, शायद नेटवर्क में कुछ होगा। अभी आ रही है ठीक से आवाज? ठीक से आ रही। ओके, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि 50 से 100 किलोमीटर के अंदर ही किसी भी जगह पे यदि हम घर बना रहे हैं तो सारे मटेरियल्स लोकल यूज करना चाहिए। यदि हम लोकली यूज करेंगे तभी उसको हम सस्टेनेबल कहते हैं। उसका मतलब है कि उसको लाने में हमको कम से कम ऊर्जा लग रही है, कम से कम एनर्जी लग रही है, लो एनर्जी कंजम्पशन। नहीं तो यदि मैं दिल्ली में कोई घर बना रहा हूँ और उसमें तमिलनाडु से, चेन्नई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, कहीं दूर से कोई चीज़ मंगाऊं, कोई लकड़ी है या कोई और चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको लाने में ही डीजल, पेट्रोल, ट्रक का खर्चा या जिस भी चीज़ में वो रख के आएगा वहाँ। और खर्चे की बात नहीं है, डीजल पेट्रोल लग रहा है उसका मतलब है कि वो पर्यावरण के लिए भी नुकसान कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको उतनी दूर से कोई चीज़ चाहिए। जबकि जो भी लोकल, स्थानीय रूप से मिलता है उनसे भी सेम चीजें हो सकती हैं। और हाँ, एक और ये चीज है कि डिजाइन की संभावनाएं प्राकृतिक निर्माण में खूब सारी होती हैं। अब वैसे तो आजकल नॉर्मल आर्किटेक्ट्स जो मतलब नॉन नेचुरल बिल्डिंग्स में भी डिजाइनिंग काफी करते ही हैं। इसमें मोल्ड होने की संभावनाएं और ज्यादा हैं, मोल्डेबल। क्योंकि आप देखेंगे यदि आपने मिट्टी के साथ काम किया तो मिट्टी को हम कोई भी आकार दे सकते हैं, चाहे वो गोल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसमें कॉर्नर्स हो, बिना कॉर्नर्स के हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो उसके कारण घर में भी हम ऐसे राउंड राउंड शेप्स, राउंड बैठने की जगह, स्टूल्स, टेबल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मानव शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला बना सकते हैं। तो इसमें वो वाली संभावनाएं भी थोड़ी ज्यादा हैं। और वो बनाते बनाते होता है, मतलब जैसे आप घर बना रहे हैं तो किसी कोने में हमको लगा कि यहाँ पे गोल करते हैं, यहाँ पे सीधा करते हैं, तो वो करते करते बिल्कुल आराम से हो जाता है, क्योंकि मिट्टी है तो आप उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। फिर हाँ, जहरीली गैस तो हमने नोट कर लिया था कि केमिकल नहीं है। अच्छा, ये भी है, ये एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, साउंड प्रूफ। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ स्टार बना देता हूँ जो हमने पहले नहीं लिखा था, ये एडिशनल पॉइंट्स हैं। तो नेचुरल बिल्डिंग्स जो हैं अपने आप ही साउंड प्रूफ होती हैं, मतलब इसमें साउंड प्रूफिंग के लिए अलग से बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे तो वो और भी ज़्यादा साउंड प्रूफ हो जाएगी, बट जिस तरह से वो बनी है वो वैसे भी साउंड प्रूफ है, और ये नेचुरली है, अपने आप है, आपको कुछ नहीं करना है। ध्वनि रोधक तो हमने देखा कि वाटर प्रूफ भी है, साउंड प्रूफ भी है। फिर कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसमें अर्थक्वेक प्रूफ
बना सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है अर्थ बैग। मैं यहाँ पे टेक्निक का नाम भी लिख देता हूँ, बाद में हम समझेंगे कि वो होती कैसे है। अर्थक्वेक प्रूफ भी होता है, फिर फ्लड प्रूफ और फायर प्रूफ। तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो जनरली आपको दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन में बहुत ऊपर से एडिशनल चीजें लगानी पड़ेंगी, फिर वो उस तरह से होगा। बट नेचुरल बिल्डिंग्स में ये सब अपने आप ही है। साउंड प्रूफ वो पहले से ही है, फायर प्रूफ वो पहले से ही है, अर्थक्वेक प्रूफ और फ्लड प्रूफ टेक्निक पे डिपेंडेंट है कि यदि हमने वो टेक्निक यूज की तो फिर वो भी ऑटोमेटिक है, मतलब उसको भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं यदि हमने वो टेक्निक यूज की। तो ये भी अपने आप है। सिर्फ वाटर प्रूफिंग है जो जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है वो भी नेचुरल। ऑलराइट, तो वाटर, साउंड, अर्थक्वेक, फ्लड एंड फायर, इन सब से आप बिल्कुल आराम से बचेंगे नेचुरल बिल्डिंग। और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि किसी को कोई भी प्रश्न हो या कमेंट हो तो अवश्य बोलते जाइएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम सीखेंगे कि कौन से मटेरियल्स हम नेचुरल बिल्डिंग्स में यूज करते हैं और फिर एक एक मटेरियल के बारे में हम समझेंगे। तो चलो हम लिखना चालू करते हैं। एक इसके बाद एक और एक्स्ट्रा पेज क्रिएट कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो चलो लिखते हैं। मटेरियल्स के नाम बोलिए, कौन सा नेचुरल मटेरियल आपको लगता है कि उपयोग हो सकता है? रंजना जी। मिट्टी, पत्थर, चूना, मिट्टी, पत्थर, चूना, और गोंद, पराल, गोंद। मैं थोड़े इंग्लिश नाम भी कहीं कहीं पे लिख देता हूँ। आई एम गेसिंग कि रंजना जी अंडरस्टैंड्स गोंद, बट आई विल स्टिल राइट। पराल बोले ना? हाँ जी। हाँ, पराल मतलब लॉन्ग ग्रास, जिस राइस हस्क, व्हीट हस्क, लॉन्ग ग्रास। गोबर, गोबर। और ये देसी गाय का होना चाहिए। देसी गौ माता का। और राइस हस्क। राइस हस्क तो वो पराल से सिमिलर चीज है। लॉन्ग ग्रास, राइस हस्क हो गया। नोबडी मेंशन्ड सैंड। सैंड, बैम्बू, बैम्बू, यानी वुड, कुछ भी टाइप का। हाँ दूसरी लकड़ी भी, जैसे सागवान की लकड़ी, साल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, ऐसे दूसरे लकड़ी भी होती हैं। और क्या नेचुरल काम में आ सकता है? जैगरी, जैगरी, गुड़, मेथी दाना, मेथी दाना, टर्मरिक, हाँ मेथी, हल्दी, रेड ऑक्साइड्स, यस, टर्मरिक लिख देते हैं यहाँ पे। फिर रेड ऑक्साइड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गेरू। चीनी मिट्टी, गेरू सुना है ना आपने? हाँ जी हाँ जी। तो गेरू, लाल गेरू भी होता है, पीला गेरू भी होता है। तो जब हम रेड ऑक्साइड बोल रहे हैं तो ये लाल वाला है, और इसी का येलो ऑक्साइड जो होता है वो पीला गेरू है।
Blue oxide. You said something, Ranjana ji? There's blue oxide also. Blue, green. ब्लू, हाँ, ब्लू ऑक्साइड, ग्रीन ऑक्साइड। तो जिन नेचुरल कलर्स के लिए हमको नेचुरली चीजें मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल गेरू वाइडली अवेलेबल है हार्डवेयर शॉप्स में, इवन येलो ऑक्साइड भी हार्डवेयर शॉप्स में जनरली मिल जाता है। दिस ब्लू ग्रीन वेरी फ्यू पीपल कीप। तो यदि हमको वो कलर यूज करना है तो वन ऑप्शन इज नील जो होती है। नील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? तो जो नील की खेती नहीं। होती थी ना, गांधी जी के समय पे नील की खेती होती थी भारत में। उसको कुछ वो तो पता नहीं, एक्वामरीन मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं। रंजना जी, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज नील? वो जो कपड़ों पर देते हैं, आप उसी नील की बात कर रहे हैं? हाँ, व्हाइट वाले कपड़ों में जो ब्लू पाउडर या ब्लू लिक्विड डालते हैं ना, हाँ। उसको एक्वामरीन ऐसे कुछ बोलते हैं। Okay, I understood. It's blue color. हाँ, तो उसका कुछ नाम होता है, मतलब बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिगो। इंडिगो इट्स द नेम, इंडिगो बोलते हैं। तो इंडिगो इज द प्लांट जिसमें से वो ब्लू पाउडर निकलता है, एंड कपड़ों को वाइटनिंग के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, बट दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ब्लू कलरिंग एजेंट। तो यदि हमको किसी पेंट में या कलर में या प्लास्टर में ब्लू कलर चाहिए तो उसको भी यूज कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर देर आर अदर मेनी flowers and plants also which can provide blue color, green color, brown color, different colors, like jamun tree. जामुन सबको पता है जामुन? यस, तो जामुन also provides color. Which और color ऐसे does? Purple, is it? पर्पल, हाँ वही पर्पल कलर, एंड इवन ब्राउन। उसका जो बार्क है, सम ट्रीज हैव देयर बार्क आल्सो दैट रिलीजेस कलर। तो वो बार्क को पानी में डाल के छोड़ देते हैं, देन वो पानी में वो कलर आ जाता है, देन यू कैन यूज इट इन। Cashew nut oil also is used. विच वन? Cashew nut oil. हाँ, cashew nut is also a natural material, yes. Cashew nut and neem oil and अलसी। अलसी को क्या बोलते हैं अपन? फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स, हाँ, फ्लैक्स सीड ऑयल। नीम किस लिए यूज करते हैं? कलर के लिए इज इट? नहीं, कैशू नट आपने कलर के लिए बोला है? नहीं, it is for, it gives color, but then it's used to polish wood, I think. करेक्ट, सेम। तो इसलिए मैंने वो तीनों एक साथ लिखे हैं, बिकॉज दे हैव द सेम पर्पस. Oh, okay. So some areas have, like southern part of Bharat would have more cashew nut oil available, and some areas have more neem oil or alsi oil available. तो जहाँ पे जो available होता है वहाँ पे use करते हैं. Mainly it is used for conditioning the wood. पहली चीज, इफ यू आर यूजिंग वुड तो लकड़ी के ऊपर आप नीम ऑयल लगा दो या अलसी का ऑयल लगा दो या फिर कैशू नट ऑयल, विच एवर इज अवेलेबल, जो भी मिलेगा। तो उससे कीड़े नहीं लगेंगे, मतलब फॉर लाइक 5-10 years, 10 साल तक कीड़े नहीं आएंगे। बट इवन आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि एवरी 2 years वी विल अप्लाई। तो वो लकड़ी भी ट्रीट होती है। अभी हम सबका रीजन पढ़ेंगे धीरे धीरे कि व्हाट इज यूज्ड फॉर व्हाट, बट अभी आप जैसे बिकॉज ऑफ यू आस्क्ड तो इसलिए अभी कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिमिलरली नीम आल्सो, इफ यू आर, आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि नीम इज नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट, तो वो काम भी करता है। प्लस
डार्क कलर जो कैशोनट में आपको कौन सा कलर आता है रंजना जी? वो डार्क ब्राउन जैसा होता है, राइट? हाँ। हाँ, तो इवन फ्लैक्स सीड डज द सेम थिंग। तो जहाँ पे भी हम फ्लैक्स सीड ऑयल यूज करेंगे तो वो वॉल को करेंट कलर से डार्क कर देगा। Okay. So if you use flaxseed on, let's say, ब्लू, नीले कलर की वॉल, तो देन इट विल बिकम डार्क ब्लू। यदि वो रेड है तो वो डार्क रेड या मैरून जैसा हो जाएगा, या डार्क ब्राउन जैसा हो जाएगा। तो इन सम एरियाज जहाँ पे हमको वाटर प्रूफिंग करनी होती है, उधर भी हम इसको यूज करते हैं, प्लस कलरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। एंड एज यू लर्न, धीरे धीरे जैसे आप और एक्सप्लोर करेंगे ना, तो ये कलर्स का तो आपको इतना बड़ा संसार है कि मतलब बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियों को भी कलर्स में यूज करते हैं, जैसे पलाश के फूल आपने सुने होंगे। Yes. पलाश, Flame of forest. Yes, flame of forest. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसके ऐसे 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 काजू के शेप के फूल होते हैं, and they are used for holy colors and beautiful, very nice smelling colors, full natural colors. So if you learn more about just colors itself, आप पूरा एक बिजनेस बना सकते हैं for natural colors only. तो अभी हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे, जैसे हम जब सोचने के लिए बैठते हैं तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो नेचुरली अवेलेबल होती हैं आसपास सभी जगहों पे। मिट्टी, पत्थर, चूना, गोंद, गाय का गोबर, भूसा, हस्क, रेत। अभी सैंड की जगह, कैन एनीबडी टेल मी, इज देयर एनीथिंग एल्स आल्सो यू कैन यूज? इसके एम जगह सैंड, कुछ और भी यूज करते हैं? एम सैंड, एम सैंड। एम सैंड मीन्स ये जो रबल स्टोन का आता है वो क्रश करके हाँ, दे प्रोवाइड एज ए पाउडर फॉर्म, दैट इज वेयर इट इज कॉल्ड एम सैंड। एम सैंड, उसी को अपन स्टोन क्रश भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो जो भी फैक्ट्रीज में स्टोन पत्थर का काम होता है, वहां पे जो पाउडर जैसा निकलता है उसको भी इन द फॉर्म ऑफ सैंड सेल करते हैं, विच इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। वो अच्छा अल्टरनेटिव है। तो इंस्टेड ऑफ रेत, नदी में से रेत निकालने की जगह स्टोन का जो वेस्ट है वो यूज कर सकते हैं, और वो उतना ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से काफी सारे मटेरियल्स हमने कवर कर लिए। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कोई चीज है जो हमें छूटी। हाँ, क्या छूटा जल्दी से बताओ, एनीबडी रिमेम्बर्स और सॉ? Water. हाँ, Go in the next slide. पानी। पानी। ये मेरे पेन की शायद बैटरी जा रही है, क्या हो रहा है पता नहीं। चल रहा है, देखता हूँ। हाँ, अभी चला। तो जल, वाटर, तो लगभग सारी चीजों में, चाहे हम मिट्टी यूज कर रहे हैं, चाहे चूना यूज कर रहे हैं, गोंद यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में पानी तो लगने ही वाला है। पानी एक बहुत मेजर मटेरियल है जो काम आता है, और धीरे धीरे वो उड़ भी जाता है। तो मतलब जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तब पानी यूज होता है, एंड धीरे धीरे वो सूखता है। तो हम हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि जब सूखेगा तब फिर आगे का काम करेंगे। तो जैसे यदि आप कोई दीवार बना रहे हैं, तो थोड़ा दीवार बनाया, फिर उसके सूखने की प्रतीक्षा की, फिर थोड़ी और दीवार बनाई, फिर उसके सूखने की प्रतीक्षा की, फिर थोड़ी और दीवार बनाई, उसके सूखने की प्रतीक्षा की, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते पूरी दीवार तैयार हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने मटेरियल्स के बारे में भी सीखा। धीरे धीरे हम गहरे में जाते जाएंगे। तो जैसे फाउंडेशन, दीवारें, छत, तो वो
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो आएगा। पर अब हम इन चीजों का काम समझते हैं। तो एक अगले पेज पे कोई चीज छूटी तो नहीं है? हाँ, ये सब हो गया। अभी बताइए कि इनका काम क्या है। तो हम लिखना चालू, मैं एक और पेज बना लेता हूँ ताकि हम उसको अच्छे से लिखें। एक एक का लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे था, पहला क्या था? मिट्टी। मिट्टी लिखते हैं पहले, सॉइल। मिट्टी का क्या काम है? It is the main base thing which we will be using for all concept. ठीक है, Could be used बेस। as base, or it could also act as a binding material between stones. बाइंडिंग मतलब इसको हम मसाले की तरह भी यूज करते हैं, जिसको हम मॉर्टर भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसी को मसाला कहते हैं। तो उसी से हम घर भी बना रहे हैं, उसी से बाइंडिंग भी कर रहे हैं, और उसी से और भी बहुत से, जैसे आप डिजाइनिंग, Plaster. हाँ प्लास्टर में भी काम में आएगी। फिर आपने देखे होंगे म्यूरल्स, डिजाइन्स, Mural. किसी किसी घर में ऐसे। फाइनल टच में भी काम आती है वो, फाइनल फिनिशिंग देने में। हाँ, टचअप, फिनिशिंग में भी काम में आती है मिट्टी। बिल्कुल, बढ़िया। तो अब अभी देख लेते हैं मिट्टी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके बारे में हम अभी ही पढ़ेंगे। मिट्टी में क्या क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? Clay. Sand, silt, clay. रेत होती है। ठीक है, तो हम एक लाइन से उसको लिख लेते हैं, सैंड जो कि रेत है, सिल्ट है जिसको चिकनी मिट्टी। लोम भी कहते हैं, और क्ले जो कि चिकनी मिट्टी। Organic matter, organisms. हाँ, वो भी लिखना पड़ेगा, थोड़े कीड़े बनाते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिजम्स, तो सूक्ष्म जीवाणु है ऑर्गेनिजम्स। तो अब यदि मिट्टी में ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, तो अब हमको ये तीनों का फंक्शन समझना पड़ेगा कि किससे क्या होता है, क्योंकि तीनों है। तो मान लीजिए आपने एक छन्नी लगाई, और उसमें से मिट्टी निकाली। तब ये छन्नी का यदि साइज है मान लो 5 mm, तो 5 mm के बराबर के गड्ढे हैं उसमें। तो 5 mm में से क्या रुकेगा और क्या नीचे जाएगा? सैंड रुक जाएगी, बाकी सब नीचे चला जाएगा मेरे हिसाब से। तो प्रोबेबली सैंड प्लस थोड़े मोटे जो रबल है, पत्थर के टुकड़े, वो ऊपर रहेगा और बाकी नीचे चला जाएगा। तो क्ले नीचे चली जाएगी, सिल्ट होगी तो वो भी नीचे चली जाएगी। अब यदि इसी को हमने और भी पतले वाले छन्नी से निकाला, तो आटे वाली छन्नी देखी है क्या आपने, जिसे अलग अलग तरह की छन्नियां आती हैं? तो इसको मान लो 2 mm वाली छन्नी में से निकाला, तो अब क्या होगा? Silt also could stay back. हाँ, तो सिल्ट शायद ऊपर रह जाएगी, एंड ओनली क्ले विल मोस्टली गो डाउन।
सिर्फ चिकनी मिट्टी ही नीचे जाएगी। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि अभी मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका मतलब है कि सैंड का जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तभी वो ऊपर रह जाता है। सिल्ट का पार्टिकल साइज थोड़ा छोटा है और क्ले का पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है। तो इसमें से जो सबसे बारीक है, जिसको हम चिकनी मिट्टी इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हाथ में यदि आप ऐसे लेके उंगलियों के बीच में चला के देखेंगे तो आपको बहुत नरम और ऐसा लगेगा बिल्कुल पाउडर जैसा है। लेकिन यदि वही चीज आप सैंड को करेंगे तो आपको मोटा मोटा फील होगा, आपको ऐसे सॉफ्ट जैसा नहीं लगेगा। तो ये पार्टिकल साइज इसका अलग अलग है, इसलिए अलग अलग छन्नियों में से हम जब निकालते हैं तो इस तरह से बिहेव करता है वो। तो अब इसी के बेसिस पे हम एक सॉइल टेस्ट करते हैं, जो कि आपको अपनी अपने घर के आसपास की मिट्टी का कल करके लेके आना है अपनी क्लास के पहले। ठीक है, तो इसलिए हमने सॉइल लिया क्योंकि सॉइल दुनिया में कहीं भी मिल जाती है जनरली। थोड़ा और कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ कि अपने घर के आसपास कहीं पे भी जाइए, आज जाइए चाहे कल जाइए, कोई भी टाइम चलेगा। और यदि ये जमीन है तो उसके थोड़ा गड्ढा करेंगे। यदि आपके पास कोई गार्डन टूल है, जैसे खुरपी होती है, खुरपी देखिए सबने, जी। है ना, एक गार्डन टूल होता है जिससे यू कैन डिग, छोटा मोटा डिगिंग कर सकते हैं उससे। तो उससे अराउंड 1 फीट खोदने की कोशिश कीजिए मिट्टी को। यदि 1 फीट नहीं होता है तो आधा फीट ट्राई कीजिए। अब यदि जमीन बहुत हार्ड है, ज्यादा हार्ड है, तो उस पर थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर करके देखिएगा। यदि वो भी मुश्किल हो रहा है तो जस्ट जो मिल रहा है उतनी ही सॉइल आप ऊपर की लेंगी तो भी चलेगा, क्योंकि अभी आप टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। बट आइडियली 1 फीट नीचे जाके फिर वहां से मिट्टी थोड़ी सी लेनी है। तो कितनी लेनी है तो मैं दिखाता हूँ कि आपको एक बॉटल, क्लियर बॉटल लेनी है। यदि कांच की बॉटल हो तो सबसे अच्छा है। और उसका बॉटम फ्लैट हो ताकि उसको कहीं भी रखें तो हिलना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बॉटल लिया और उसमें वो मिट्टी डाल दीजिए, तो हाफ बॉटल तक मिट्टी। फिर बचा हुआ ऊपर जो है यहाँ पे पानी। तो लगभग ये इसमें पूरे पानी भरिए और बिल्कुल ऊपर तक नहीं जाना है, थोड़ा सा छोड़ दीजिए उसको। तो लगभग समझ लो 1-2 इंच छोड़ दीजिए। फिर इस बॉटल को शेक खूब जोर जोर से हिलाओ ताकि ये पूरा मिक्स हो जाए। पानी और मिट्टी पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, खूब बढ़िया सा मजेदार सा बॉटल के अंदर कोलाइड बन जाएगा। कोलॉइड मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो मिट्टी के पार्टिकल्स रहेंगे। तो शेक वेल और इसके बाद इसको रख दो। प्लेस अनडिस्टर्ब्ड। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कोई और भी ना हिलाए, हवा से नहीं हिलना चाहिए, कोई किसी और के आने जाने से नहीं हिलना चाहिए। कहीं किसी कोने में आप छुपा दीजिए इस बॉटल को, या फिर ऐसी जगह रख दीजिए, आपके खुद के कमरे में रख सकते हैं, जहां भी चाहे रखिए, बट वो हिलना नहीं चाहिए इसके बाद। तो ये जब आप करेंगे तो इसको रखने के ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद, 12 से 15 घंटे भी ले सकते हैं,
अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग तरह से बिहेव करती है। तो 12 घंटे के बाद आप इसको देख सकते हैं, तो जाके देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो आप जब बॉटल में देखेंगे ना, तो आपको ये अलग अलग लेयर्स वहां पे दिखनी चालू हो जाएंगी। तो ये जो लाइन जैसी है ये थोड़ी पता चलेगी बॉटल में जब हम बाद में देखेंगे। और तो हम कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा पोर्शन क्या होगा, जो अभी मैंने ये लेफ्ट में पिक्चर बनाई है उसमें? सबसे नीचे क्ले होगा। सबसे नीचे? नहीं, सबसे नीचे सैंड होगा, उसके ऊपर स्लिट होगा, उसके ऊपर क्ले होगा। हाँ, सैंड, सिल्ट और क्ले। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ देयर वेट। हाँ, तो सैंड सबसे भारी है इनमें से। जैसे अपन ने यहाँ पे भी देखा कि रेत का पार्टिकल साइज जो, उसके दाने का साइज जो है, आकार, वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए वो भारी भी है। तो क्योंकि वो सबसे भारी है इन तीनों पार्ट्स में से, इसलिए वो सबसे नीचे बैठेगा, तो इसलिए सैंड सबसे नीचे। और बिल्कुल उसी तरह क्ले जो है, चिकनी मिट्टी, वो सबसे छोटा पार्टिकल है। उसका मतलब है कि चिकनी मिट्टी हल्की होती है, इसलिए वो सबसे ऊपर है। और बीच में जो बचा वो सिल्ट है, जिसका इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज होता है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। तो मुझे कल जब असाइनमेंट आप अपने अपने मिट्टी का करेंगे, तो मुझे इसकी फोटो चाहिए, आपके मिट्टी की जो भी आपका रिजल्ट आया उसकी फोटो चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है रंजना जी, दीप्ति जी, जीतू जी? हाँ जी। ठीक है। अब इस जब जैसे आप 12 घंटे के बाद जब यहाँ पे देखेंगी कि बॉटल में क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे एक स्केल रखिए, स्केल या टेप, किसी भी तरह से उसको मेजर करना है, उसको नापना है। तो जैसे यहाँ तक टोटल आया, तो ये आपका 100% है। फिर बाकी लाइंस जहां जहां आई उसको मार्क कर लीजिए, उसको लिख लीजिए कि जैसे मान लो ये ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर है, फिर बीच वाला 2.5 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला 3 सेंटीमीटर है। तो अब आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। इतनी मैथ सबने की हुई है, गणित। तो जो 100% है, हाँ, तो बेस्ड ऑन उनका सेंटीमीटर कितना कितना है, उसके हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसमें क्ले का परसेंटेज, लेट्स से क्ले आया 25%, सिल्ट आया 30%, और सैंड आया 45%। तो ये परसेंटेजेस मुझे चाहिए आपके मिट्टी के, और ये फोटो चाहिए। तो क्या चाहिए? परसेंट एंड फोटो। ये कल आप लोग लेके आएंगे अपने अपने मिट्टी का, कहीं से भी लीजिए, उसमें कोई आप डिस्क्राइब कीजिएगा मुझे जब क्लास में हम आएंगे कि कहाँ से मिट्टी ली आपने, और ये परसेंटेज चाहिए और ये फोटो चाहिए। तो फोटो आप ग्रुप में भेज सकते हैं कि मेरे सॉइल टेस्ट का ये फोटो था, और परसेंटेज आप क्लास में भी बता सकते हैं और ग्रुप में भी बता सकते हैं, वो भी चलेगा। ये कांच के ग्लास में भी कर सकते हैं ना? ग्लास में भी कर सकते हैं, हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो
आप साइड से देख सकें। तो ट्राई कीजिए कि कलर्ड ना हो, ताकि उसको देखना सरल हो। और बॉटल हो, चाहे ग्लास हो, चाहे वो ग्लास की कोई भी चीज हो सकती है, इवन प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, बट प्लास्टिक में यदि कोई डिजाइन बनी है या उसमें थोड़ा बाहर से यदि घिस जाता है तो वो थोड़ा क्लियर नहीं रहता, तो प्लास्टिक में भी कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए उसमें करके देखिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको बाहर जाके ग्लास की बोतल लेके आना जरूरी है। जिस भी तरह से आप घर पे कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीजें करें जिसके लिए आपको बाहर से कुछ खरीदना ना पड़े। यदि खुरपी है तो ठीक है, खुरपी नहीं है तो खोदने के लिए घर में कोई भी चीज होगी जिससे आप थोड़ा सा मिट्टी खोद के घर पे लेके आ सकते हैं। तो ये असाइनमेंट समझ गया सबको? जी 10.2 ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोगों को करना है कल। ठीक है, अभी अपने पास लगभग हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? ओके, 15 मोर मिनट्स। तो हम चालू रखते हैं। ओके, एक और एक्स्ट्रा पेज बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सॉइल के बारे में समझा। अभी बाकी जो हमने सब लिखे थे, पत्थर, चूना, वो सब तो अभी हुआ ही नहीं। तो एक मिनट। तो आप समझ रहे हैं कि इतनी सारी जो नेचुरल चीजें अपने आसपास हमेशा से हैं, हर एक का अलग अलग फंक्शन है, और आज हम वो फंक्शन धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो सॉइल के कंपोनेंट्स तो आपको समझ में आ गए, है ना? अब देखते हैं कि ईस्वी में सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं इसका क्या काम है। तो सैंड लिखते हैं पहले, क्योंकि सैंड हमने एक नेचुरल मटेरियल में भी अलग से लिखा हुआ है। सैंड क्या करती है? रेत को यदि आप ऐसे हाथ में लेके देखें तो क्या आप उसको प्रेस कर सकते हैं? नहीं प्रेस नहीं Di होती। media kontol नहीं फिसल जाती है। तो कंप्रेस नहीं होती, इसका मतलब है कि वो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रही है। मतलब कंप्रेशन के अगेंस्ट उसकी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि जहां भी हम रेत डालेंगे अपने मसाले में, घर में, जहां भी, तो वो जो चीज है वो आराम से प्रेशर ले पाएगी। क्योंकि रेत क्या है, कहाँ से आई रेत? From stone, rock. करेक्ट। तो स्टोन धीरे धीरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, प्रकृति के साथ, बारिश होने से और भी हवा हवा से धीरे धीरे रेत बनता है। एंड क्योंकि वो स्टोन का ही एक रूप है, मतलब स्टोन का ही एक छोटा पार्ट है, इसलिए वो उतना ही स्ट्रांग है जितना वो ओरिजिनल स्टोन था। राइट। तो रेत आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देती है। तो जहां भी हमको वॉल्यूम चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, वहां रेत काम में आएगी। रेत का फंक्शन समझ में आया? Yes. ओके। सिल्ट का क्या काम है? ये उस मिट्टी में दूसरा कंपोनेंट होता है। सिल्क एक तो फिनिशिंग देती है। सिल्ट फिनिशिंग देती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये उतनी फाइन नहीं है जितनी क्ले है, तो रफ फिनिशिंग के लिए आप यूज कर सकती हैं। और बताइए, और क्या फंक्शन है सिल्ट का? Silk maybe acts as a filling material between the gaps of the sand. फिलिंग मटेरियल, ठीक है, ओके।
और अभी मैं एक और ऐसा कारण ढूंढ रहा हूँ जो नेचुरल बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, बट वो सिल्ट का यूज है। तो वो एक मैं हिंट दे रहा हूँ सो दैट आप सोच सकें। For growing, हाँ, you need to say it's used to grow something. यस, फॉर एग्रीकल्चर, प्लांट्स, ट्रीज, सिल्ट इज द बेस्ट। तो जिस मिट्टी में सिल्ट ज्यादा है, दैट इज ऑलरेडी गुड फॉर ग्रोइंग। क्योंकि आप सोचेंगे कि सिल्ट का मतलब है कि उसका पार्टिकल साइज एवरेज है, मतलब बहुत बारीक भी नहीं है, बिकॉज इफ इट इज बारीक देन वो कॉम्पैक्ट कर देता है मिट्टी को, गैप्स नहीं छोड़ता। एंड यदि वो बहुत बड़ा होगा तो वो ज्यादा गैप्स होंगे तो न्यूट्रिएंट्स या वाटर होल्ड नहीं करेगा। तो वो एवरेज है, बीच का है, तो वो उसमें दोनों प्रॉपर्टीज है। इट विल होल्ड अ लिटिल वाटर एंड इट विल बी थोड़ा बारीक होगा लेकिन बहुत बारीक नहीं होगा, इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। तो सिल्ट इज वेरी यूजफुल। इसमें अलग अलग फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ सो दैट व्हेन यू आर इनटू नेचुरल बिल्डिंग समटाइम्स यू विल फाइंड कि कहीं पे ऐसी मिट्टी मिली जिसमें सिल्ट ज्यादा है, तो आप उसको छन्नी से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जो छन्नी के ऊपर है वो सैंड है, जो नीचे गया वो सिल्ट एंड क्ले है। फिर से पतली वाली छन्नी लगाई, फिर से छाना, तो अब जो नीचे गया वो क्ले है, बीच में बचा क्या, सिल्ट। तो अभी इसको आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे आप गमले लगा रहे हैं या फ्लावर बेड, ऐसा कोई सब्जी भाजी घर में लगा रहे हैं, तो उसमें सिल्ट डाल दो तो वो बहुत अच्छा से ग्रो करेगा प्लांट। समझे? पर सिल्क डालेंगे कहाँ से, मतलब सिल्ट अभी हमने ये छन्नी वाला फंक्शन देखा था ना कि कैसे फिल्टर करोगे, कि बड़ी छन्नी लगाई तो सैंड ऊपर रह गई, बाकी नीचे चला गया। फिर बारीक छन्नी लगाई तो सिल्ट ऊपर रह गई, क्ले नीचे चली गई। तो ये So, दो बार करने से आप तीनों अलग अलग हो गए ना अभी आपके पास। so you don't need silt in your walls or plaster or any other place, is it? Like wherever we are using soil. ऐसे बहुत अलग से नहीं, मतलब क्या होता है कि मिट्टी में ऑल थ्री अभी हम उस पे भी आएंगे कि व्हाट इज एन आइडियल कंपोनेंट, वो हम कल बात करेंगे जब आप अपने रिजल्ट्स आप लोग लेके आएंगे कि परसेंटेजेस कितने कितने आए, देन वी विल डिस्कस कि व्हाट इज अ गुड सॉइल। तो गुड सॉइल इन द सेंस कि जिसमें सिल्ट ज्यादा है फॉर एग्जांपल, देन इट इज अ गुड सॉइल फॉर ग्रोइंग। ठीक है, सिमिलरली जिस सॉइल में सैंड ज्यादा है, and when you say zyada there is a percentage which is recommended for so 20 to 50% in the soil is very good for building. Okay. सिमिलरली अब जब क्ले पे हम आते हैं तो कोई क्लेई सॉइल आपने सुनी है, जैसे लोग बोलते हैं तालाब की मिट्टी ले आओ, वो कहाँ पे यूज होती है? एनीबडी कैन टेल? Pottery. पॉटरी, यस। तो अब जिसको घड़े बनाने हैं उसको सैंड वाली सॉइल नहीं चलेगी या सिल्ट वाली भी ज्यादा नहीं चलेगी, उसको क्ले ज्यादा चाहिए, राइट? तो ईच सॉइल हैज अ यूज, उसका अलग अलग यूज है कि कहाँ पे यूज होगा। एंड क्ले का परसेंटेज भी 20 to 30% इज गुड। तो जनरली 30% यदि किसी सॉइल में है तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉइल्स। सबसे अच्छी सॉइल वो है जिसमें नेचुरली 30 या 33 इसके अराउंड है, तो वो सभी कामों में आएगी। बट अदरवाइज यू कैन सेपरेट। तो अभी आपको समझ गया कि सेपरेट कैसे कर सकते हैं, वो छन्नी लगा के सेपरेट कर लो। यदि आपको अलग से चाहिए कि आप ओनली सैंड चाहिए तो देन 5 mm की छन्नी लगाओ और ऊपर जो भी आया वो सैंड है। थोड़ी छोटी छन्नी लगाओ, फिर से ऊपर जो आया वो सिल्ट एंड सैंड मिक्स्ड है। तो मान लो इफ यू हैव ओनली दिस छन्नी, नॉट दिस छन्नी, if you use only 2 mm then you are
नीचे क्ले जा रही है, ऊपर आपका सिल्ट एंड सैंड मिक्स्ड होगा, बच वो ऊपर रह जाएगा, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट इट फॉर, आप अलग अलग टाइप से उसको छान सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। दीज आर योर फिल्टर्स। छन्नी यू अंडरस्टैंड रंजना जी? Yes. ओके, Sieve. हाँ सीव, सीव यहाँ पे लिख भी देते हैं, सीव। ओके, सो this is excellent use of clay. Anything else for clay? Bricks. ब्रिक्स में तो तीनों कंपोनेंट्स ही आएंगे, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ऑल थ्री हैव देयर रोल। ये जो फिनिशिंग बोला था ना दीप्ति जी ने, तो क्ले Plaster. प्लेज अ बिगर रोल इन फिनिशिंग प्लास्टर, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले? It sticks to each other. The particles are there. स्टिक्स, बाइंड्स। तो आपका जो मसाला बन रहा है या फिर ईंट बना रहे हैं, मसाला जो भी मॉर्टर बना रहे हैं, उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या है? दैट इज क्ले। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू आर एबल टू शेप डिफरेंट राउंड्स इनसाइड अ हाउस, या म्यूरल्स जो बनाते हैं, तो म्यूरल क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द क्ले, बिकॉज इट कैन टेक डिफरेंट शेप्स। क्ले को यदि आप हाथ में लोगे, ट्राई दिस when you get your bottle, and if you are able to take some clay from the top, थोड़ा सा चम्मच डाल के या कोई भी चीज डाल के, just pick a little bit of clay, और उसको हाथ में लेके देखो कि कैसा लग रहा है। यू विल फील इतना सुपर सॉफ्ट लगेगा, मजा आएगा, मतलब इट विल फील लाइक ओ हो आ हा, ऐसे लगेगा। तो बिकॉज वो बहुत बारीक भी होता है एंड इट विल स्टिक। तो जैसे हम बोल रहे थे ना कि सैंड को इफ यू ट्राई टू प्रेस बिटवीन योर फिंगर्स, इट विल नॉट प्रेस, बिकॉज वो तो स्टोन का पार्ट है, तो इट प्रोवाइड्स यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सिमिलरली इफ यू ट्राई टू प्रेस क्ले इन योर फिंगर्स, क्या होगा? It becomes more lumpy and हाँ, एंड इट एस्केप्स, मतलब जहां आप दबाओगे वो उधर से आजू बाजू से भागती है, राइट, बिकॉज वो स्टिकी स्टिकी वाला जो उसका प्रॉपर्टी है, उसके कारण। सो ईच वन हैज देयर फंक्शन इन बिल्डिंग। तो ये बाइंडर है, क्ले इज द बाइंडर, सैंड इज द मेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो मेन वॉल्यूम देता है, दैट इज सैंड, एंड सिल्ट इज इन बिटवीन, तो सिल्ट दोनों का काम कर रहा है। सो as long as you can ensure the clay and sand percentages in your soil, silt अपने आप विल फॉल इनटू प्लेस। मतलब सिल्ट को यू डोंट नीड उसको अलग से कोई ऐसा स्पेसिफिक परसेंटेज की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर बिल्डिंग। But if you are using your soil for growing, also growing trees and plants, then silt is obviously useful. ठीक है, ये समझा सबको? yes. ओके, परफेक्ट। अभी हम वापस चलते हैं, तो मिट्टी हमने कवर किया। नाउ लेट्स गो टू पत्थर, स्टोन। स्टोन क्या कर रहा है? व्हाट इज स्टोन डूइंग? Strength and base material also. Strength, volume, base of walls, buildings, फाउंडेशन। फाउंडेशन में पत्थर डालते हुए देखा है, हाँ. राइट? तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मटेरियल्स, इसीलिए फाउंडेशन में ज्यादातर पत्थर डालते हैं। एंड कैन एनीबडी टेल मी कि इफ देयर इज अ प्लेस वेयर देयर इज नो स्टोन, हैव यू फाउंड, आई मीन हैव यू, ऐसा जगह आपको पता है जहाँ पे पत्थर नहीं होते? Some places there is no stone, so then what will you do for foundation?
Will you put it on the on stilts or something? Still, Metal. Metal is can be used in natural buildings. metal we try not to use unless वेरी नेसेसरी, लाइक जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो कभी कभी फ्रेम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मेक फ्रेम्स विद वुड, लकड़ी के फ्रेम्स बनाते हैं, बट कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द weight of the structure we use I beams, if you have heard of I beams. Okay. So I beams can hold stone in between, तो कभी कभी उसको यूज करने के लिए बनाते हैं, बट देन दैट इज अ वेरी हैवी स्ट्रक्चर, तो वो हर जगह यूज नहीं होगा, बट जैसे हम जब हम रूफिंग पे पहुंचेंगे देन वी विल डिस्कस दैट अ लिटिल बिट। पर हाँ, अभी मैं पूछ रहा था कि फाउंडेशन के लिए यदि स्टोन अवेलेबल नहीं है तो व्हाट विल यू डू? कैन एनीबडी थिंक? कोई भी बता सकता है कि यदि स्टोन है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? ब्रिक्स लगा सकते हैं क्या? तो वो जो लाल वाली ईंट होती है ना, पकी हुई ईंट, हाँ वो तो ईंट है। red bricks, that is the next option. But is it strong enough to take the load of the Strong whole enough, building? not same as stone, but foundation के लिए that is the next option. मतलब यदि stone available ही नहीं है but you still want some level of foundation, तो इसको फिर strong concrete जैसा मटेरियल जो मड क्रीट, लाइम क्रीट में बनाते हैं, तो उसके साथ मिक्स करके you will put it under the ground also. क्योंकि स्टोन है ही नहीं तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मटेरियल अवेलेबल? दैट इज दीज ब्रिक्स, रेड ब्रिक्स। बट दिस इज ओनली एन अल्टरनेटिव, इसको प्राइमरी मटेरियल की तरह मत यूज करो, मतलब डोंट यूज इट इंस्टेड ऑफ स्टोन, बट इफ स्टोन इज नॉट अवेलेबल देन यूज इट। एंड इसका ये भी मतलब है कि देन यू डोंट वांट टू यूज डीप फाउंडेशन। Why? क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि स्टोन जो है उतना स्ट्रेंथ तो इस ब्रिक में नहीं है। Okay. तो डीप फाउंडेशन इन द सेंस कि विद द स्टोन फाउंडेशन you can think of, let's say, 3 floor 4 floor buildings also. Natural building में भी हम 3 floors 4 floors तक भी या 5 floors तक अलाउड है। अलाउड इन द सेंस इवन वास्तु से इसकी 5 floors तक मैक्सिमम जाना चाहिए किसी भी बिल्डिंग को, मैक्सिमम 5 floors। तो लेकिन इफ यू आर यूजिंग ब्रिक बेस्ड फाउंडेशन तो फिर मैक्सिमम 2 floors तक जाओ, उससे ज्यादा मत जाओ, बिकॉज यू डोंट वांट टू लोड द ब्रिक्स टू मच, यदि आप रेड ब्रिक से कर रहे हो तो। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई सेड दैट। तो अभी नेक्स्ट मटेरियल क्या है? आई थिंक टुडेज टाइम इज ओवर, तो अभी हम बाकी मटेरियल्स को कर लेते हैं। वी विल टेक अदर मटेरियल्स टुमारो and I hope you are finding this useful. दीप्ति जी, रंजना जी, जीतू जी। यस सर, डेफिनेटली जी। Definitely. और अभी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, तो जैसे ही रिकॉर्डिंग शाम को मेरे पास अवेलेबल होगी मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड फिर कल मिलते हैं। नमस्कारम। Okay. ओके ओके, थैंक यू, नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि।